संविदात्मक प्रावधानों की श्रेणी में आती हो, लेकिन बाकी जानकारी नहीं आती है। तो लोक सूचना अधिकारी को केवल जो धारा 8 के दायरे में आ रही है उनको छोड़ के बाकी सूचनाएं उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेदारी है। वो थोक में सारी चीजों को धारा 8 के दायरे में नहीं ले सकता है। दूसरी बात, धारा 8 में भी ऐसा है कि यदि धारा 11 में कि अगर कोई जानकारी लोक सूचना अधिकारी समझता है कि परपक्ष से संबंधित है, तो आरटीआई प्राप्त होने के 5 दिन के अंदर लोक सूचना अधिकारी परपक्ष को सूचित करेगा कि आपके बारे में ये जानकारी मांगी गई है, इस पे आपका अभिमत दीजिए। 10 दिन में उस परपक्ष को जवाब देना जरूरी है लोक सूचना अधिकारी को कि ये जानकारी दे दी जाए या न दी जाए। इसके बाद भी जाहिर है कि ज्यादातर लोग परपक्ष असहमति ही जताता है कि मेरी निजी सूचना न दी जाए, लेकिन इसके बाद भी इस कानून में ये भार लोक सूचना अधिकारी के विवेक पर डाला गया है कि वो तय करेगा कि परपक्ष की असहमति प्राप्त होने के बावजूद लोक सूचना अधिकारी के ऊपर है कि वो तय करेगा कि वास्तव में ये सूचना दी जाने लायक है या नहीं आरटीआई के प्रावधानों के अनुरूप। सर आप ठीक कह रहे हैं। इसमें 1961 में सुप्रीम कोर्ट का भी जो डिसीजन था, चाहे टेलर विरुद्ध टेलर का जो प्रकरण था, जिसमें एक बात हमेशा स्पष्ट की गई है कि एकमात्र काम करने का तरीका अधिनियम होता है, और जो अधिनियम में विधायिका ने जो चीजें बनाई हैं वो न्यायपालिका भी उसको मानती है, उसी पे काम करना चाहती है। यही चीज मणिपुर के आदेश के जो बिंदु 41 था, उसमें भी यही बात बताई गई है। जब अधिनियम में जो चीज लिखी हुई है तो फिर वो लिखने में तकलीफ क्यों है आयोग को? इस चीज में काम करने में क्या तकलीफ है अपीलेंट ऑफिसर्स को? अगर चीजें कोई गोपनीय मानी जा रही हैं तभी उसके लिए सेक्शन 11 का यूज करना है उसको, तो पहले गोपनीय तो उसको माने, उसको गोपनीय मानने का तो कुछ उसका उल्लेख होना चाहिए, उसके एक का जो वर्क है वो तो उसको कंप्लीट होना चाहिए। उस पर किसी का कोई काम नहीं करना है। जब तक ये काम नहीं होगा इस तरीके की परिस्थितियां चलती रहेंगी। जब 81J के ऊपर में निर्णय देगा तब वो परंतु का भी निर्णय कर दे। जैसे राहुल जी ने निर्णय बताया कि एक उन्होंने निर्णय किया है 2 दिन पहले, उस निर्णय में उन्होंने उससे पीआईओ से एक ही चीज पूछा कि ये जानकारी अगर आपसे विधानसभा या संसद मांगेगी तो आप देंगे कि नहीं देंगे, बस खत्म। अगर नहीं देंगे बोलता है तो नहीं दीजिए हमें, अगर देंगे बोलता है तो हमें भी दीजिए। तो इसमें मतलब काम करने का एक्ट का ही एक्चुअली रेगुलेशन को ही हम नहीं मानेंगे, उसके हिसाब से ही काम नहीं करेंगे तो ये तो समस्या बनी ही रहेगी। हेलो सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। हेलो, हाँ बीरेन जी, चलिए आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ जी सर, मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड में मैं आरटीआई रिसोर्स पर्सन हूँ। मैं जो 10,000 मतलब 8,000 पीआईओ और जो 2,000 अपीली अधिकारी है उनको ट्रेनिंग करने का काम मेरे पास है और लगभग 13 साल में पीआईओ रहा हूँ। करीब 700 केस मैंने देखे हैं। जो उत्तराखंड के जो रेगुलेशन बने हैं और सूचना आयोग के, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि 90 दिनों के अंदर सेकंड अपील को या शिकायत को डिस्पोज किया जाए और मैक्सिमम 120 दिन में किया जाए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि एज ए पीआईओ खुद मेरे ही 2 केस थे, वो 13 महीने तक वहां पे चले, मतलब 4 महीने में डिस्पोज नहीं हो पाए। दूसरी बात सर, मैं जो 81J के बारे में कहता हूँ कि अभी जो सुभाष चंद्र अग्रवाल वाला जो केस था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो डिसीजन आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन क्या है और प्राइवेट इंफॉर्मेशन क्या है। तो उसमें बहुत डिटेल में पहली बार ये हमारे सामने आया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ऐसा डिसीजन कि जिसमें पब्लिक और प्राइवेट का जो कंफ्यूजन था वो काफी हद तक, मतलब उन्होंने कोई ऐसी कोई लिस्ट नहीं दी है, ना ही कोई ऐसा वो दिया है कि अमुक डॉक्यूमेंट पब्लिक है, अमुक डॉक्यूमेंट प्राइवेट है, लेकिन एक गाइडलाइंस दी है कि जिसके आधार पर सूचना आयुक्त निर्णय कर सकते हैं। तीसरा, फिर एक जो राहुल सिंह साहब ने जो कहा था तो कि पीआईओ ने जहां पर स्वयं अपने आप को वो कर दिया था थर्ड पार्टी, तो मैं उसका एक केस बताना चाहता हूँ कि मेरी स्वयं की, मैं जब पीआईओ था मेरी स्वयं की पीएफ की पूरी कॉपी मांगी गई थी। ये मामला फिर फर्स्ट अपील में गया था और सूचना आयोग में भी गया था और 81J में फिर जब ये प्राइवेसी वाला इशू आया तो वहां पर मैंने कहा कि जो कि मैंने कोई सूचना देने से मना किया नहीं था, लेकिन वो उन्होंने फर्स्ट अपील की और फर्स्ट अपील में हमारे अपीली अधिकारी ने बोला कि ये व्यक्तिगत सूचना है। तो मैंने कहा कि सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह साहब है, मैंने उसमें कहा कि सर यू आर ट्रीटिंग मी जस्ट एज ए पीआईओ, बट मैं एक इंडियन सिटीजन भी हूँ और मेरा अपना राइट टू प्राइवेसी है, तो मुझे भी इसमें
नोटिस का मौका मिलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे, चूंकि 19(2) और 19(4) में प्रावधान है कि थर्ड पार्टी अपील, और जो मैंने फिर जो उसमें जस्टिस पुत्तास्वामी केस 7 जज का, और जो मैंने काफी कुछ 8-9 केस मैंने कोट किए थे, उसके आधार पर उन्होंने निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि ये केस टू केस बेसिस में ये 8(1)J और मतलब ये अलग-अलग ये निर्णय हो सकता है, कौन सी सूचना प्रकट करनी है या नहीं करनी है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि इसमें जो सूचना दी गई वो सफिशिएंट है और कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। रही बात जो परंतुक की, कि जो 8(1) का जो परंतुक है, इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट और जो दिल्ली हाई कोर्ट के 2 अलग-अलग निर्णय है, जिसमें एक ने उसको 8(1)J का परंतुक माना है, एक ने उसको 8(1) का परंतुक माना है। तो ये 8(1) का परंतुक है या 8(1)J का परंतुक है, ये मामला अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि 2 हाई कोर्ट के कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नहीं गया है। रही बात जो सेक्शन 11 की, तो इसमें कुछ मैंने निर्णय ऐसे पढ़े हैं कि जिसमें लिखा है कि वेयर 8(1) द डिफेंस ऑफ 8(1)J इज टेकन, इट शुड बी सप्लीमेंटेड बाय सेक्शन 11, कि सेक्शन 11 में नोटिस देना चाहिए। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा लोग हैं या जहां पर पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो फिर ऐसे में वो पीआईओ के विवेक पर छोड़ा गया है कि ऐसे में नोटिस यदि प्रैक्टिकेबल नहीं है या बहुत सारे लोग हैं कि जिनको नोटिस सर्व नहीं किया जा सकता है, तो फिर ऐसे मामले में उनके राइट टू प्राइवेसी को सेफगार्ड करना वो भी पीआईओ का काम है। अभी तक हमारे यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी का कोई भारत में स्पष्ट कानून नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत है वो 8(1)J और 11 में और 19(2), 19(4) में दिया हुआ है और 7 में भी दिया गया है। तो इसमें कोई अलग से कानून ना होने की फिर भी के बावजूद इसमें जो राइट टू इंफॉर्मेशन वर्सेस राइट टू प्राइवेसी वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन था, जस्टिस पुत्तास्वामी केस, और एक आधार कार्ड वाला भी केस है जिसमें आरटीआई का तो नहीं था, लेकिन वो भी एक राइट टू प्राइवेसी से संबंधित केस था। और उसके बाद फिर अभी जो हाल ही में हुआ सुभाष चंद्र अग्रवाल वाला 2019 वाला केस, ये 3 बड़े-बड़े जजमेंट्स है हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के है, और उसमें उन्होंने कहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ए फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन इज आल्सो ए फंडामेंटल राइट। दोनों के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 19(1)(1) में माना है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, और 21 जो है राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ, उसमें उन्होंने राइट टू प्राइवेसी को भी फंडामेंटल राइट माना है। तो चैप्टर 3 में है तो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, दोनों फंडामेंटल राइट भी है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ लीगल राइट आल्सो, क्योंकि उसके लिए कानून है। और राइट टू प्राइवेसी जो है ये लीगल राइट नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से सेपरेट कोई कॉम्प्रहेंसिव कानून हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन थोड़े प्रावधान जो है वो स्कैटर्ड है, जो अलग अलग बहुत सारे एक्ट में है। तो हमारे यहाँ पर अभी तक मैं आपको बताता हूँ राइट टू प्राइवेसी में क्या हो क्या रहा है। एक तो अव्वल जो आपने जिस केस का जिक्र किया जिसमें मैंने पीआईओ को बताया था कि पीआईओ ने अपनी इंफॉर्मेशन रोक दी, उसमें मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देता हूँ कि उसमें पीआईओ को जो थर्ड पार्टी को नोटिस इशू करना चाहिए था उसने वो कुछ भी नहीं किया। ही सिंपली डिनाइड द इंफॉर्मेशन। ओके सर, हाँ, जबकि ये फॉलो करना चाहिए। ये था दूसरा। हाँ, जबकि मेरे राइट टू प्राइवेसी का मैं जरा आपको क्लैरिफाई करता हूँ थोड़ा सा। जी सर। थोड़ी सी आप सुनिए इसको जरा। जी सर। मध्य प्रदेश शासन की आप वेबसाइट खोलिए, वेबसाइट पर जो छोटे अधिकारी होंगे ना, उनके जैसे उनके जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। जो कनिष्ठ लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी मिल जाएगी कि उन्होंने जब ज्वाइनिंग के समय उनकी कितनी संपत्ति थी और जो भी डिक्लेरेशन उन्होंने दिया है प्रॉपर्टी का, वो सब मिल जाएगा आपको। लेकिन जब ये मामला जब आईएएस ऑफिसर्स तक आता है या आईपीएस ऑफिसर्स तक आता है, तो आपको एक भी इंफॉर्मेशन मुझे बता दीजिए जो अवेलेबल हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। हाँ, यस सर, है ना। अब ये बताइए, ये राइट टू प्राइवेसी में छोटे अधिकारियों का राइट है ना। राइट टू प्राइवेसी वो बड़े अधिकारियों का राइट टू प्राइवेसी है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है जी, सही बात है सर। तो ये इस तरह से काम होता है इस देश में और इस तरह की व्यवस्था चलती है। जी सर। तो इसीलिए अगर मेरा ये कहना है कि कोर्ट अगर कोई व्यवस्था देता भी है तो उसको ये देखना चाहिए। आप बताइए मुझे, कोर्ट ने अगर व्यवस्था दी हुई है कि प्रॉपर्टी की डिटेल्स और ये सब वो सब आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन मानी जाती है, तो किस आधार पर आज की तारीख में भी जो छोटे अधिकारी हैं उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और क्यों है? और शैलेश गांधी जी ने तो इस पर पूरी, मतलब मैं तो कहूंगा उन्होंने तो एक तरह से उनको तो पीएचडी अवार्ड कर देनी चाहिए। उन्होंने इतना लिखा हुआ है इस विषय पर, इतना अध्ययन किया हुआ है
और आई थिंक वो उसको अच्छे से आपको बताएंगे भी कि इसमें कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सूचना आयोग ने चूंकि पब्लिक चूंकि स्टेट गवर्नमेंट ने उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट माना है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो लागू नहीं होगा और संपत्ति का विवरण जो है वो देना पड़ेगा। तो इस तरह के उत्तराखंड सूचना आयोग में शत्रुघ्न सिंह साहब ने, जो मुख्य सूचना आयुक्त महोदय ने, इस तरह के कुछ निर्णय उसमें दिए थे, तो उसमें उसको पब्लिक इन्फॉर्मेशन माना गया कि ये सूचना देनी पड़ेगी। वैसे राइट टू प्राइवेसी के बारे में मेरा ये है कि राइट टू प्राइवेसी के बारे में अभी तक इतनी बहुत ज्यादा अवेयरनेस हमारे यहाँ पर नहीं है और ना ही इसके लिए लोग टॉर्ट्स में या सिविल कोर्ट में जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि अवेयरनेस बढ़ रही है। जैसे अब उसमें भी लोग कॉम्पेंसेशन या ऐसा कुछ मांग सकते हैं। मेरे खिलाफ एक केस हुआ था जो महिला आयोग में हुआ था। अब वीरेंद्र जी कि मैंने पूरी प्रक्रिया फॉलो कर दिया था। मैंने निर्णय लिया था कि सूचना पब्लिक करूंगा। फिर मैंने अपील का 30 दिन का टाइम दिया था। उसके बाद फिर सूचना आयोग में जो केस मेरे फेवर में डिसाइड हो चुके थे 4, उसके बाद फिर जब 21 में ये जो मामला उधर महिला आयोग में गया कि तो उसमें ये हुआ कि महिला आयोग ने ये माना कि चूंकि पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई है, और मैंने उसमें 21 का डिफेंस माना था कि प्रोटेक्शन ऑफ से एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो उसके आधार पर उन्होंने महिला आयोग ने फिर उसमें कोई भी मेरे खिलाफ वायोलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी में कोई कार्रवाई नहीं किया। तो उसमें उन्होंने माना कि ये आरटीआई का मामला है। और फिर जो मुझे एज ए पीआईओ समन किया गया था, तो उस पर भी मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था। मैंने बोला कि एज ए पीआईओ मुझे समन नहीं किया जा सकता। आप मुझे एक असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर चेयरमैन ऑफ लीगल एडवाइजरी कमेटी, इस तरीके से आप मुझे समन कर सकते हैं, बट नॉट एज ए पीआईओ, क्योंकि इसमें केवल सूचना आयोग में ये मामला जा सकता है और वहां पर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो ऐसे मामले में फिर जो महिला आयोग का निर्णय था वो भी मेरे फेवर पे हो गया और उसमें मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिवानंद जी, क्वेश्चन आंसर जी। तो अभी अपन पहले इस विषय इसी में कारण से उसको चलने दिया जाए, थोड़ी देर उसको चर्चा करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर्स ले लें। पर अभी जैसे वो चर्चा चल रहा है, लेकिन इस विषय आई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का आरके जैन विरुद्ध यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाला भी मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि कोई भी सूचना बताई जानी चाहिए पहले से ही कि वो गोपनीय है। क्योंकि शैलेश गांधी जी ने भी अपने ऑर्डर में 2011 के जो ऑर्डर है उसमें भी लिखा था कि इसका मतलब कोई वीटो पावर नहीं दे दिया गया है थर्ड पार्टी को के लिए सूचना गोपनीय है। तो सामने वाला अगर बोलेगा थर्ड पार्टी की वो सूचना नहीं देनी है तो नहीं दी जाएगी। सूचना का विश्लेषण भी करा जाना है और वो पहले करा जाना है। भाई किसी की कोई आईडी प्रूफ मांग रहा है, बैंक डिटेल मांग रहा है या उसके मतलब पर्सनल रिलेटिव्स के जानकारी मांग रहा है, तो एक बार वो गोपनीय हो सकता है। जो पब्लिक रिकॉर्ड है वो कैसे गोपनीय हो सकता है? Yes sir, that's correct. It differs from case to case. कौन सी इंफॉर्मेशन मांगी है ये भी मैं जोड़ना चाहूंगा एक बात को। क्या सूचना डिनाई की जा सकती है? सेक्शन 8